Good morning, students. Myself Jyoti, Associate Professor, Serial College of Pharmacy. Today, I am going to give you an introduction of pharmaceutical analytical chemistry and tell its scope. Pharmaceutical analysis. These are the apparatus that are used in pharmaceutical analysis lab. Starting from the right, there is a beaker with glass rod, reagent bottles, measuring cylinders, conical flask, volumetric flask, and a flat round bottom flask. Moreover, I didn't show here the main apparatus, that is burette, that you will use during titration. Pharmaceutical analysis. It may be defined as application of analytical procedures that is used to determine the safety, purity and quality of a drugs. It can be used to determine the purity of a drug, whether the sample is pure or not, or how much it is pure. It can be qualitative, it can be quantitative, it can be semi-quantitative. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये हमने एक ब्रॉड डेफिनेशन दी है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ प्रोसेस फॉर प्योरिफिकेशन, बट दैट इज यूज टू प्योरीफाई द सैंपल, that can be used to identify the sample, that can be used to determine the substance, and it can be also used to separate the component of a solution or a mixture, or also it can be used to determine the structure of a chemical compound. ठीक है, मीन्स अगर हमने आपको कहा आप एस्प्रिन बनाओ, ठीक है, तो आपने एस्प्रिन बनाई लैब के अंदर, ठीक है, मैंने आपको रिएक्टेंट बता दी, ये नहीं बताया कि इसमें इतना टाइम लगेगा बनाने में, आपने एस्प्रिन प्रिपेयर कर दी. अब आपको क्या पता वो एस्प्रिन बनी कि है या नहीं बनी, आपने सपोज करो रिएक्शन 30 मिनट्स बाद ही बंद कर दी. मैंने कहा कि चेक करो एस्प्रिन बनी है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? आप पहले उसकी क्रोमेटोग्राफी लगा के देखोगे. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी आपको ये बताएगी कि आपका जो सैंपल बना है, देखो इम्प्योरिटी भी क्या आ सकती है, रिएक्टेंट्स ही आएंगे जो रिएक्शन लगी है. ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर जो इम्प्योरिटी आएगी वो कहाँ से आएगी? हमने कुछ और तो डाला ही नहीं, रिएक्टेंट्स ही डाले ना जिससे एस्प्रिन बना रहे हैं. ठीक है, तो वही इम्प्योरिटी आ सकती है. तो हम चेक करते हैं कुछ मेथड से, ठीक है, दैट इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी. अभी हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है, तो इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी. ठीक है, अब आप सेपरेट भी कर सकते हो. सेपरेट हम करते हैं जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी से. मैंने कहा कि इसको सेपरेट करो तो आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी लगाओगे. ये हम चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, सेम की हैं, तो अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. और इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, कि आपने एस्प्रिन बनाया, मैंने कहा इसको चेक करो कि वेदर इट इज़ एस्प्रिन बना भी है या नहीं बना. तो आप कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स अवेलेबल है एनालिसिस में, NMR, UV, IR, दीज आर द टाइप ऑफ टेक्निक्स दैट इज़ अवेलेबल इन एनालिसिस. कि आपने पाउडर फॉर्म में आपने बना दी, एक न्यू ड्रग बनाई एस्प्रिन, तो उसमें आपने चेक करना है कि इतने कार्बन हैं, इतने हाइड्रोजन हैं, एंड और कितने बॉन्ड्स हैं, क्या हैं, तो वो सब कुछ आप इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं. ठीक है, बाकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे. अब आपको हम बताते हैं, हम 3 मेथड्स यूज़ करते हैं एनालिसिस में कि आपने जैसे सैंपल को एनालाइज करना है. मैंने आपको कहा कि बताओ ये सैंपल ठीक है या नहीं है, वेदर ये प्योर है या नहीं. तो पहले आप क्या करोगे, जैसे आप घर पे दाल ख़राब हो जाती है तो कैसे चेक करते हो? सबसे पहले आप उसका अपीयरेंस देखते हो, ये ख़राब लग रही है. फिर आप उसका ऑर्डर चेक करते हो, फिर टेक्सचर चेक करते हो, फिर उसका टेस्ट चेक करते हो अगर पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, तो दीज आर द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं इनको. दिस इज़ अ मैनुअल मेथड ऑफ एनालिसिस. ऐसे ही आप पैरासीटामोल सपोज आपने बनाई और मैंने कहा मैंने कहा इसको चेक करो वेदर ये बनी है या नहीं बनी. तो आप कैसे चेक करोगे? आपको लगा कि ये पहले तो वाइट कलर की थी, अब थोड़ी देर बाद ये येलो की होगी, मतलब ये तो डिटोरेट हो गई है. तो आप कहोगे नहीं ये ठीक नहीं है. तो आप सबसे पहले उसकी मैनुअल मेथड से एनालिसिस करते हो. सेकंड आपका मेथड आता है केमिकल. इसमें आप हमारी टाइट्रेशंस आती हैं. ठीक है, कि आपने NaOH की प्रिपरेशन की, मैंने आपको कहा कि 0.1 नॉर्मल NaOH बनाओ, आपने मुझे बना के दे दिया. आपको पता है NaOH जो है वो मॉइस्चर गेन कर लेता है. तो कहीं ना कहीं जैसे आपने 0.1 नॉर्मल बनाया तो एक्चुअल में वो 0.1 नॉर्मल कभी बनता नहीं है. ठीक है, तो आप उसके लिए क्या प्रोसीजर यूज़ करते हो? दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन. कि जो आपने एक्चुअल में 0.1 नॉर्मल बनाया था अपनी तरफ से, तो क्या वो 0.1 नॉर्मल ही बना है? तो वो होती है आपकी टाइट्रेशन. ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, कि आप टाइट्रेशन से आपने स्टैंडर्डाइजेशन की, चेक किया कि हमारा इसमें NaOH की कंसनट्रेशन कितनी है. ठीक है, टाइट्रेशन आप करते तो थे +2 में. अब आपको पता लगेगा कि टाइट्रेशन का यूज़ क्या है. ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, फर्दर आपको पता लगता रहेगा, अभी घबराना नहीं है, अभी हम करवाएंगे सब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह भी.
धीरे धीरे आपको टर्म्स क्लियर होती रहेंगी। ओके, तो हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस कह सकते हो आप, ठीक है, कि कितनी अमाउंट हम देख रहे हैं NaOH की है। हमने 0.1 नॉर्मल बनाया था कि बना भी है या नहीं, ठीक है, हमने टाइट्रेशन चेक कर लिया। उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है दैट कैन बी लास्ट, हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन में लास्ट टाइम यूज़ किया डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो दिस इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लाइक UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, HPLC, NMR, IR। ये हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन कि वेदर द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। सपोज आपने न्यू केमिकल बनाया, न्यू ड्रग बनाई लैब के अंदर, मैंने कहा कि आप चेक करो कि आपकी बनी भी है या नहीं। आपको क्या पता उसमें कितने कार्बन है, आपने ठीक है अपनी तरफ से तो बनाए 6 कार्बन अटैच हो गए, आप पता कैसे लगाओगे? आपको बस प्रूफ क्या है कि ये बन गया कि नहीं, तो आप उसकी ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स लगाओगे। आपको NMR मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देती हूँ, वैसे अभी इतना स्ट्रेस नहीं देना इस चीज़ पे क्योंकि ये बाद में पढ़ोगे। सिर्फ पता होना चाहिए कि ये कुछ टेक्निक्स हैं दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। NMR से आपको प्रोटॉन के बारे में पता लगता है और कार्बन एटम्स के बारे में पता लगता है, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको पता लगता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, वेदर इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, इथर ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है। UV से पता लगता है, जैसे आपने बेंजीन बनाया तो आपको UV स्पेक्ट्रोस्कोपी करानी पड़ेगी क्योंकि उसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल बॉन्ड आता है, फिर डबल बॉन्ड, तो वो कंजुगेशन को चेक करती है UV। HPLC कैन बी यूज टू प्योरीफाई द कंपाउंड इवन, ठीक है, भाई आपको कोई कंपाउंड मिक्सचर में सेपरेट करना है तो HPLC कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये हम लगा लेते हैं। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। स्कोप डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता खुद ही अपने आप पॉइंट्स बनाओ कि फार्मास्यूटिकल लैब एंड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जैसे आपने पैरासीटामोल टैबलेट आज देखी है मार्केट में, तो वो एज सच तो आएगी नहीं, वो किसी ने बनाई ना पैरासीटामोल टैबलेट, उसको कन्वर्ट किया डोसेज फॉर्म में, ठीक है। मैंने आपको कल प्रीवियस उसमें बताया था PPT में कि सुटिक्स जो है दैट इज़ अ सब्जेक्ट दैट यूज टू कन्वर्ट इट इनटू अ पाउडर फॉर्म इनटू डोसेज फॉर्म, ठीक है। तो पाउडर फॉर्म में जब वो आई थी पहले तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल हुआ होगा, उसके बाद ही वो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में गई होगी, ठीक है। तो पहले उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस हुई कि वेदर जो आपका पैरासीटामोल है वो कितने कितने मिलीग्राम का है, ये वेदर इसमें 500 मिलीग्राम है या नहीं है। उसके बाद वो टैबलेट फॉर्म में तो बाद में कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो पहले उसकी एनालिसिस होती है, आप टाइट्रेशंस करते हो, आपको हम करवाएंगे परसेंटेज प्योरिटी निकलवाना सिखाएंगे, उस टर्म को हम ऐसे कहते हैं, ठीक है, कि हम चेक करते हैं कि वेदर, जैसे एक आपके पास डिब्बा है, बॉक्स है, कर्टन, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है कि इसमें पैरासीटामोल 99% है, तो आप चेक करोगे कि वेदर वो 99% है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हो? यूजिंग टाइट्रेशन, ओके। अब फूड इंडस्ट्री है, फूड्स में कुछ जैसे आप चिप्स खाते हो, चिप्स में क्या होता है, लेस खाते हो, लेस में क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स हैं तो मतलब डिटोरेट तो होगा सब्सटेंस कभी ना कभी, तभी उसकी एक्सपायरी डेट दी होती है, शेल्फ लाइफ दी होती है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इन केस उसका कलर चेंज हो गया, आपने नहीं खाया कई दिनों तक, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट जा चुकी, तो आपने देखा कि इसका तो कलर चेंज हो गया, बाद में आपने एक्सपायरी डेट देखी, ठीक है, तो मतलब उसकी आपने एनालिसिस की, ठीक है। तो दिस इज आल्सो एनालिसिस। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होता है, जैसे नेल पेंट्स हैं, शैम्पूस हैं, सबकी शेल्फ लाइफ होती है, किसी का कलर चेंज हो गया, अब कुछ इफेक्ट गलत आने लग गए, तो वो चीज़ें मत यूज़ करो, डोंट यूज़ दिस थिंग। तो एनालिसिस होती है ये। हम क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, फिर हम चेक कर सकते हैं लेबोरेटरी में जाके कि इसमें कितनी अमाउंट में प्योरिटी आ चुकी है, कि ये कंपाउंड डिटोरेट होना स्टार्ट हो गया है, कन्वर्ट हो गया, क्योंकि केमिकल्स कैन बी डिटोरेट, ठीक है ना, बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिब्बा आप खुला छोड़ दो, मॉइस्चर गेन कर लेगा, ख़राब हो जाएगा। सोयल एनालिसिस, सोयल एनालिसिस जो होती है दैट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल, मतलब सोयल सैंपल को हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें कितने मैक्रो न्यूट्रेंट हैं, कितने माइक्रो न्यूट्रेंट हैं। ये एनालिसिस हमें कहाँ हेल्प होगी कि हमने फर्टिलाइज़र की क्वालिटी को डिसाइड करना है, तो हम चेक कर सकते हैं एनालिसिस में ये। इवन इट कैन बी यूज टू डायग्नोज द डिसीज़, जैसे इलिसा टेस्ट आता है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट में भी आपने सुना भी हो, दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंटीजेंस। जैसे HIV का एग्जांपल दिया है, जो एंटीजेंस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, उसको हम देख सकते हैं एलिसा मेथड के थ्रू, ठीक है। तो डिसीज़ जो है वो डायग्नोज हो जाती है एलिसा मेथड्स पे, ठीक है। एलिसा मेथड इज यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस के ऊपर ही बेस होती है, ठीक है। तो आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी, सिर्फ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिसीज़ भी डायग्नोज हो सकती है। थैंक यू।
अगर कोई क्वेरी हो तो देन यू कैन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड